गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको पढ़ा रहे थे मेंडलवाद, यानी कि मेंडलवाद क्या है, मेंडल ने क्या क्या बताया, मेंडल ने किस किस पर प्रयोग किए, पिछली क्लास में हमने आपको बताया। और ये भी बताया कि मेंडल ने 7 पौधों को चुना, मतलब कि उनके बीच संकरण कराया और उन्होंने किस किस पौधों को प्राप्त किया, वो पिछली क्लास में हमने आपको सारणी के यानी कि टेबल के तौर पर उसे बताया। आज हम उसी के आगे आपको बताएंगे, इसका नाम है एक संकरण पर आधारित मेंडल की अवधारणा। तो मेंडल की अवधारणाएं क्या है? सबसे पहले उनकी जो अवधारणा है वह है प्रभावता एवं अप्रभावता। सबसे पहले प्रभावता और अप्रभावता का। तो ये सबसे पहले जो प्रभावता और अप्रभावता है क्या, जिसे कहते हैं डोमिनियंस एंड रिसेविनियंस। तो प्रभावता अप्रभावता का नियम क्या है कि मेंडल ने अपने एक संकर संकरण के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक अनुवांशिक लक्षण के 2 विपर्यासी रूप पाए जाते हैं। यानी बताया कि अगर 2 पौधों के बीच अलग अलग जाति के पौधे तो लिए, 2 पौधों के बीच में संकरण कराया तो उनमें दोनों में विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। तो विपर्यासी लक्षण के रूप में पाए जाते हैं जिनमें से एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है। यानी कि इन्होंने जैसे पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि लंबा पौधा ये और एक बौना पौधा है। तो लंबे पौधे और बौने पौधों के बीच में क्या कराया? संकरण कराया। तो इन्होंने क्या प्राप्त किया? विपर्यासी लक्षण प्राप्त हुए। तो लिखेंगे इस नियम में, लिखेंगे प्रभावता अप्रभावता का नियम में लिखेंगे मेंडल ने अपने एक संकर संकरण के प्रयोग से, मेंडल ने अपने एक संकर संकरण के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक अनुवांशिक लक्षण के दो विपर्यासी रूप पाए जाते हैं। 2 विपर्यासी रूप पाए जाते हैं जिनमें से एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है। जिनमें से एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है तथा जिन सदस्यों में दोनों विपर्यासी रूपों के कारण साथ साथ उपस्थित होते हैं उनमें लक्षण के केवल प्रभावी रूप का लक्षण प्रकट होता है। उनके लक्षण में केवल प्रभावी रूप का लक्षण प्रकट होता है, अप्रभावी रूप का लक्षण प्रकट नहीं होता। तो ये थे आपके प्रभावता का नियम। इसी का दूसरा एक और नियम है जिसे कहते हैं पृथक्करण। इसके हमारी हेडिंग है पृथक्करण। तो ये हमारी हेडिंग है पृथक्करण, जिसे हम कहते हैं सेग्रीगेशन। पृथक्करण क्या है? पृथक माने तो सभी जानते हैं कि उसे अलग करना। पृथक्करण यानी कि उसी से सूची से संबंधित कुछ कार्य। तो लिखेंगे संकर सदस्य यानी कि जो इनके बीच में जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया गया उनमें संकर पौधे प्राप्त हुए। तो उन संकर पौधे प्राप्त में उसी में लिखेंगे संकर सदस्यों में अप्रभावी लक्षणों का विकास नहीं होता। विकास नहीं होता लेकिन इसका कारक प्रभावी लक्षण के
लेकिन इसका कारक प्रभावी लक्षण के कारक के साथ रहते हुए, प्रभावी लक्षण के कारक के साथ रहते हुए भी शुद्ध रहता है, रहते हुए भी शुद्ध रहता है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जब दोनों कारक पृथक होते हैं, जब दोनों कारक पृथक होते हैं तो वह अपने लक्षण की अभिव्यक्ति देता है, तो वह अपने लक्षण की अभिव्यक्ति देता है। मेंडल ने अपने निष्कर्ष से F2 पीढ़ी के मेंडल ने अपने निष्कर्ष से F2 पीढ़ी के कुछ पादपों के बौने तने के लक्षण प्रकट होने पर उसे निकाला है, प्रकट होने पर उसे निकाला है। तो मेंडल ने इस पर क्या स्पष्ट किया? तो मेंडल ने स्पष्ट किया कि F1 पीढ़ी के सभी पादपों में जो नर एवं मादा युग्मक बनते हैं उनमें से आधे लंबे तने का तथा शेष बौने तने के कारक में चले जाते हैं। तो यही क्या है? ये पृथक्करण है। अब हेडिंग डालेंगे मेंडल की वंशागति के नियम। तो हमारी न्यू हेडिंग है मेंडल की वंशागति के नियम। मेंडल की वंशागति के नियम यानी कि मेंडल की वंशागति के नियम क्या है, किस प्रकार से मेंडल का नियम चलता है। तो इंग्लिश में से कहते हैं कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले मेंडल के नियम में आता है प्रभाविता का नियम। तो ये आप देखेंगे प्रभाविता का नियम। सबसे पहले मेंडल्स लॉ में सबसे पहले ये आता है आपका प्रभाविता का नियम। क्या आता है? प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता के नियम में लिखे मेंडल के प्रभाविता तथा अप्रभाविता, मेंडल के प्रभाविता तथा अप्रभाविता के निष्कर्ष को 1901 में कार्ल कॉरेंस ने ही मेंडल के नियम के रूप में प्रस्तुत किया। कॉरेंस ने ही मेंडल के नियम के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। इस नियम का आधार एक संकर क्रॉस था। इस नियम का आधार एक संकर क्रॉस था। तो इन्होंने बताया कि जब दो विपर्यासी लक्षणों वाले पादप में संकरण कराया जाता है तो उनमें दोनों विपर्यासी लक्षण के पौधे प्राप्त होते हैं। तो ये था आपका मेंडल के वंशागति का नियम और प्रभाविता का नियम। अब इसमें हम आपको सारणी के माध्यम से कुछ बताने जा रहे हैं। देखेंगे यहाँ पर बताया कि प्रमुख पादपों एवं जंतुओं के प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों का प्रदर्शन। तो किस प्रकार से? सबसे पहले यहाँ पर जीव है, तो इसका प्रभावी लक्षण क्या है, उसका अप्रभावी लक्षण क्या है, संकरों के लक्षण क्या है, रक्त अनुपात उनका क्या है। तो सबसे पहले हम जीव लेते हैं खरगोश। यहाँ पर हमने लिया आपका खरगोश, और खरगोश कैसा है? प्रभावी काली त्वचा वाला है, जिसकी त्वचा कैसी है? काली है। और अप्रभावी जो लक्षण होगा तो वह कैसा हुआ? सफेद। तो यहाँ पर संकरों के जो लक्षण प्राप्त हुए वह कैसा होगा? काला, यानी कि यह फुल काला होगा। तो F1 अनुपात में यदि देखेंगे तो कौन से अनुपात का निकला? 3:1। इसी प्रकार से हम दूसरे जीव का संकरण कराते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमने लिया मनुष्य मानव लिया, जिसकी काली आंखें थी, यानी कि प्रभावी था। जब कोई प्रभावी लक्षण वाला होता है उसे हम अप्रभावी लक्षण के कराते हैं, तो जो हमारा निष्कर्ष निकलता है वह प्रभावी ही निकलता है। जैसे यहाँ पर काली आंखें वाला मनुष्य है और इसको हम नीली आंखों वाले से
तो यहाँ पर जो इनका अनुपात होगा वह भी 3:1। इसी प्रकार से हम अगला संकरण कराते हैं चूहे पर। देते हैं चूहा। तो चूहा है सामान्य आकार का, न ज्यादा बड़ा है न ज्यादा छोटा है, सामान्य आकार है इसका, सामान्य आकार है। तो सामान्य आकार यानी कि हम करा देते हैं इसे बौने से, बौने से कराया। तो यहाँ पर जो हमारे लक्षण प्राप्त होंगे वो सारे होंगे सामान्य, और इसका जो अनुपात होगा वह भी यही होगा 3:1। इसी प्रकार से हम अगले पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम टमाटर का करते हैं। टमाटर का प्रभावी अप्रभावी लक्षण है। तो यहाँ पर है लाल फल, लाल फल का कराते हैं पीले गूदे वाले से। तो यहाँ पर हमें लाल फल ही प्राप्त होगा, लाल फल। इसका जो प्रयास अच्छा होगा यानी कि जो इसका भी अनुपात होगा वह होगा 3:1। इसी प्रकार से हम अगले पीढ़ी पर चलते हैं और मक्का का कराते हैं। मक्का का कराने पर हमें दिखाई देता है कि मक्का कैसा है, रंगीन है, यानी कि रंगीन है। और यहाँ पर हम करा देते हैं रंगीन से रंगहीन से, जिसका कोई भी रंग नहीं है। तो जिसका कोई भी रंग ना होगा इसलिए यहाँ पर कैसा हमें प्रभावित प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें रंगीन ही प्राप्त होगा, जिसका भी अनुपात 3:1। इसी प्रकार से आते हैं धान पर। धान में तो इसी प्रकार से हम कई लक्षणों को निकाल सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि प्रमुख पार्थोजन को भी प्रभावित प्रदर्शन दिखाया जाए, जैसे खरगोश हमारा एक कैसा है, काली त्वचा वाला है, और दूसरा सफेद त्वचा वाला है। तो काली त्वचा का हम सफेद त्वचा से कराते हैं, तो यहाँ पर हमें काली त्वचा वाले खरगोश प्राप्त होते हैं, जिसका अनुपात 3:1 होता है। इसी प्रकार जीव होता है मनुष्य, मनुष्य में प्रभावी होता है काली आंखें वाला, अप्रभावी होता है नीली आंखों वाला। तो इसके काली आंखें होती हैं और करता है। यह चूहा सामान्य आकार का होता है, ये बौना आकार का होता है। लक्षण इसके प्राप्त होते हैं सामान्य, इसका जो अनुपात होता है 3:1। इसी प्रकार टमाटर लाल फल है, पीला गूदा है और लाल फल है। इसी प्रकार से मक्का है रंगीन और रंगीन प्राप्त होते हैं, इसका अनुपात भी 3:1 होता है। तो ये हमने आप देखा है यहाँ पर कि किस प्रकार से संकरण कराया गया और उसका अनुपात भी क्या निकला। तो ये था आपका प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का प्रदर्शन। अब हम चलते हैं न्यू हेडिंग पर, जिसका नाम है पृथक्करण का नियम। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं पृथक्करण का नियम। अब हेडिंग आती है हमारी द्विसंकर संकरण। तो हेडिंग डालेंगे, इसे जब तक पहले नोट कर लेंगे, और इसमें जो समझ में ना आया वो पूछ लें, इसे नोट कर लें। तो अब हमारी हेडिंग आती है द्विसंकर संकरण। कौन सी हेडिंग आती है? द्विसंकर संकरण, डिहाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकर संकरण, डिहाइब्रिड क्रॉस। तो ये हेडिंग डालने हैं डिहाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण क्या है समझ लेंगे कि द्विसंकर संकरण क्या है। यानी कि इस संकरण में लिखें, इस संकरण में विपर्यासी लक्षणों के, इस संकरण में विपर्यासी लक्षणों के दो जोड़े सम्मिलित होते हैं। इस संकरण में विपर्यासी लक्षणों के दो जोड़े सम्मिलित होते हैं। मेंडल ने बाद में एक ही समय पर मेंडल ने
बाद में एक ही समय पर दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के एक ही समय पर दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के स्थानांतरण तथा पृथक्करण के प्रयोगों का व्यावहारिक अध्ययन किया। स्थानांतरण तथा व्यावहारिक अध्ययन किया। मेंडल ने जब गोल बीज वाले बीजपत्र वाले पादपों को झुर्रीदार बीज व हरे बीजपत्र वाले पादपों के बीच संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में केवल गोल बीज तथा पीले बीजपत्र वाले पादप प्राप्त हुए। तो इन्होंने इस प्रकार से संकर संकरण था, इसी प्रकार से द्विसंकर संकरण में भी इन्होंने यही बताया। इन्होंने बताया कि 556 ऐसी जातियों को बीज एकत्र किया। इन्होंने 556 ऐसी जातियों के बीज एकत्र किए तथा उन्हें अलग अलग स्थान पर उगाया और F2 पीढ़ी के पादप प्राप्त किए, जिसमें से 315 पादप गोल बीज तथा 108 पादप बीज हरे, 101 पादप झुर्रीदार तथा 32 पादप झुर्रीदार प्राप्त हुए। तो ये थे आपके जीन प्रारूप अनुपात। कल इसी के आगे हम आपको लक्षण प्रारूप अनुपात के आगे जीन प्रारूप आगे आपको द्विसंकर संकरण का हम आपको डायग्राम बताएंगे। इसके लिए नमस्कार।